दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है हमारी मेन फीमेल लीड से, जिनका नाम होता है जांगजो, जो एक चेयर पे बंधी होती है। वहीं पर उसके अंकल आकर कहते हैं कि आखिर तुम क्या करने जा रही थी। जहाँ फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जांगजो अपनी 70% कंपनी की प्रॉपर्टी जो है वो डोनेट करने वाली थी, जिसके बाद वो उसके अंकल पे इल्ज़ाम लगाती है कि उन्होंने ही उसके फादर को रास्ते से हटाया है। जिसके बाद उसके अंकल कहते हैं कि हाँ, तुमने सही पहचाना, मैंने ही तुम्हारे फादर को रास्ते से हटाया। जिसके बाद वो बहुत इविल तरीके से हंसने लग जाते हैं। जहाँ हमारी जांगजो जो है वो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अंकल कहते हैं कि तुमने इतने सालों तक ये सीक्रेट अपने पास ही रखा और अब तुम्हें भी मुक्ति देने का वक्त आ गया है। उसके अंकल जांगजो को भी रास्ते से हटाने के लिए उसे टेरेस से नीचे धक्का दे देते हैं। वहीं पे अभी हमें मॉर्ग हाउस में जांगजो की लाश पड़ी हुई दिखती है, जहाँ पर एक फेरीमैन और उसका जो साथी होता है वो उसके बारे में डिटेल बताता है कि आखिर इसकी डेथ कैसी हुई। वहीं पर जांगजो की अचानक से आंखें खुल जाती है, जिसे देखकर जो फेरीमैन के साथ आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा डर कर कहता है कि लाश लाश, अरे ये तो भूत है, जिसके देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो डेमन होता है वो कहता है कि आखिर इतना ज़्यादा तुम्हें फर्स्ट क्यों ही करना है, चलो तुम्हारा समय आ गया है, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। जहाँ जांगजो बस यही कहती है कि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, उसे पानी की ज़रूरत है। जिसके बाद वो पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, क्या तुम्हें भी मेरे अंकल जैंगजन ने भेजा है। अचानक से उसके साथी आगे कहता है कि ये फेरीमैन है और तुम्हें इसके साथ जाना पड़ेगा। जहाँ वो अपने साथी को समझाता है कि इसका मरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हम केपीआई नहीं कर पाएंगे और हम हेल में चले जाएंगे। जब उसे रियलाइज़ होता है उसने क्या बोला है, वो जल्दी से अपने मुंह पर ताला लगा लेता है, पर तब तक के लिए जांगजो ये बात सुन लेती है। जांगजो अब नेगोशिएट करने के लिए उस फेरीमैन से बहुत ज़्यादा तैयार होती है। जहाँ फेरीमैन कहता है कि तुम पहली हो जिसने मेरे साथ नेगोशिएट करने का सोचा भी। अब मैजिक से वो जल्दी से उसे वही टेरेस पे लेके जाता है जहाँ उसके साथ वो सब घटना हुई थी। जहाँ पर अब वो कहती है कि तुम वैसे तो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, पर आखिर तुम क्या ही कर सकते हो। जिसके बाद वो एक एक करके उसे अपना मैजिक ट्रिक दिखाता है, ये सोचकर कि शायद ये अब कन्विंस हो जाएगी। पर वहाँ पर जांगजो कहती है कि हाँ, तुम तो बहुत ज़्यादा प्राउड बेबी हो, कितना अच्छे से फ्लॉन्ट कर रहे हो। जिसके बाद वो पीछे गिरने की कोशिश करती है कि वक्त रहते ही वो उसे बचा लेता है। हमारी हीरोइन कहती है कि ठीक है, तुम फेरीमैन हो तो अब तो तुम मुझे मार नहीं सकते, तो क्यों ना तुम ऐसा करो कि तुम मेरे साथ नेगोशिएट करके तुम मुझे बचाना, ताकि मैं मेरे अंकल से रिवेंज ले सकूं। इसी बहाने तुम्हारा भी काम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे जो साथी ने कहा उस हिसाब से तुम मुझे मार नहीं सकते। जहाँ पर अब हमारा फेरीमैन कहता है कि उसके लिए हमें एक रिचुअल परफॉर्म करना पड़ेगा। जहाँ जांगजो जल्दी से उसे किस कर लेती है और उनकी डील जो है वो सील हो जाती है। जहाँ पर अब जल्दी से वो अपना ब्लेजर निकालती हुई कहती है कि आज से तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, मैं मेरे साथ चलना होगा। जहाँ डीमन कहता है कि तब क्या होगा कि अगर मैं तुम्हारा रिवेंज लेने में सक्सेसफुल नहीं रहा और तुम्हें फेल कर दूंगा। तब जाओ कहती है कि ऐसा हो नहीं सकता, वरना तुम्हें बहुत बड़ा प्राइस चुकाना पड़ेगा। वहीं पर उसका साथी आकर कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, हम डील को बीच में तोड़ नहीं सकते। जहाँ पर जल्दी से वो उसके फ्रेंड को धमकी देकर वहाँ से उसका फ्रेंड भाग जाता है। तो जो जल्दी से कहती है कि मेरा पीछा करो, क्योंकि अब मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मैंने सब दान कर दिया, तो हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। जहाँ पर वो जल्दी से उसे कैरी करके कहता है कि तुम बस तुम्हारा एड्रेस बताओ कि मेरे पास अभी भी मैजिक पावर्स है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर में पहुंचा दूंगा। जब जल्दी से वो उसे कैरी कर लेता है, वो अपना एड्रेस बताती है कि हाइटन यायुन बे 11 विलास में। जहाँ पर वो दोनों गायब हो जाते हैं और उसके बेडरूम में वो पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हमारी जो बहुत गहरी नींद में चली जाती है, क्योंकि मैजिक उसका पावर भी ड्रेन कर लेता है। जहाँ पर अब हमारा हीरो ज्यादा कुछ नहीं करता, बस उसे सुलाने की कोशिश कर देता है बेड पे रख के। वो उसे कवर करने वाला होता है ब्लैंकेट से कि तभी हमारी हीरोइन जो है वो चिल्लाने लग जाती है कि प्लीज मुझे कच मत करना, प्लीज मैंने कुछ भी गलती नहीं की। जहाँ उसके सपने में भी उसके अंकल उसे टॉर्चर करते हुए दिखाई देते हैं कि तुम्हें आराम से अब मैं ऊपर पहुंचा दूंगा तुम्हारे पापा के पास। जहाँ पर वो ये सब देख कर कहता है कि आखिर तुम हो कौन, इतने ऊपर से गिरने के बाद भी तुम बच गई, और आखिर तुम इतने रिवेंज लेने के लिए इतनी ज्यादा जिद क्यों पकड़ के हो। जहाँ वो उसके मैजिक से उसे गहरी नींद में सुला देता है और उसके सारे नाइटमेयर्स वो खत्म कर देता है, ये बोलकर कि ठीक है, अभी के लिए तो मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, जो भी बाद में होगा वो देखा जाएगा, पर अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। पर इसके पहले मुझे पता लगाना होगा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जहाँ अगली सुबह हम देखते हैं कि हमारी जो है वो उसकी सेक्रेटरी लिन से बात कर रही होती है। तभी अचानक से हमारा हीरो वहाँ पर मैजिक से आ जाता है। अब वो उसे बॉडीगार्ड करके एड्रेस करती है, तो वो बोलता है कि मेरा नाम यशुआन है। जहाँ पर जो कहती है कि तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है, तो वहाँ पर ये जो कहता है कि ये तो सब इंसान के खाने हैं, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जहाँ जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके वो कहती है कि चलो हमें कहीं चलना है, हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। फाइनली जो ने एक स्टेप ले लिया रहता है फॉरवर्ड अपने रिवेंज की तरफ, और जल्दी से वो अपने बॉडीगार्ड के साथ अब एंट्री करने वाली रहती है। जहाँ वो उसकी बॉडीगार्ड को पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई और भी स्किल्स है कि बस मैजिक ही करना आता है। जहाँ वो पूछता है क्यों, तो वो कहती है कि मैं तुम्हें एक वक्त आने पे बताऊंगी, अभी जब काम पड़ेगा तब। जहाँ पर दोनों ही मुस्कुराते हुए अंदर जाने की कोशिश करते हैं। अगले सीन में हमें जांग फैमिली की दूसरी बेटी दिखाई जाती है, जो अंकल की बेटी होती है, जिसका नाम होता है म्याओ, जो बात कर रही होती है कि नहीं, इस घर में सिर्फ जांग फैमिली में मैं अकेली ही लड़की हूँ, आखिर ये लड़की मरने के बाद भी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़
रही है, जहाँ पर दूसरी तरफ फ्यूनरल का बारी आ जाता है और ये फ्यूनरल और किसी का नहीं बल्कि जांगजो का होता है, जहाँ उसकी फैमिली ये सब करवा रही होती है। अचानक से वहाँ पर अंकल की वाइफ आकर कहती है ग्रैंडमदर से कि म्याओ जो है वो नहीं आ पाएगी, वो किसी काम से बाहर गई है, जहाँ पर सब लोग इस बात से बहुत अनजान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जितने भी गेस्ट आते हैं वो कहते हैं कि आखिर अंकल ने अपनी जो भतीजी है उसे तो बहुत अच्छे से पाला है, उसके पास इतना सारा पैसा था पर फिर भी उससे किसी को भी लाभ नहीं हुआ, और वो तो बचपन से ही बहुत शरारती बच्ची थी। वो तो ऐसा कहा जाता है कि अगली मालकिन कंपनी की जांगसो ही बनने वाली थी, पर अब जांगसो नहीं है तो उसके अंकल ही बनेंगे ना, इसीलिए हमें प्रेसिडेंट जांग से अच्छी बनाकर रखनी पड़ेगी, वरना फ्यूचर में हमें तकलीफ हो सकती है। अब ये सब बात सुन के जो अंकल रहते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो अपने ग्लास पे टक टक करके सबका अटेंशन ग्रैब करते हैं। उसके बाद वो सबको कहते हैं कि थैंक यू, आप लोगों ने इतना अपना समय दिया यहाँ पर आने के लिए। हाँ, वो अपनी स्पीच डिलीवर करने वाले होते हैं कि वहाँ अचानक से इतना ज्यादा म्यूजिक का आवाज आ जाता है कि किसी को कुछ सुनाई ही नहीं देता, ऐसा लगता है जैसे सबके कान बस फटने ही वाले होते हैं। वहीं पर एक ग्रैंड एंट्री होती है और ये एंट्री हमारी लीड हीरोइन की होती है हमारे प्यारे से हीरो के साथ। हाँ, सब लोग इतने ज़्यादा शौक में चले जाते हैं, सब लोग क्वेश्चन करने लगते हैं कि हाँ, ये आखिर कोई इंसान कब्र से वापस कैसे उठकर आ सकता है। जहाँ पर उन दोनों के आते साथ ही सारा म्यूजिक जो है जो अचानक से बर्स्ट होने लग गया था वो भी बंद हो जाता है। वहाँ पर जांगसो आकर कहती है कि लगता है मुझे बरी करने के लिए बहुत ज़्यादा ही जल्दी है, इसीलिए आप लोग मुझे मेरे पापा के पास भेजना चाहते हैं, या मेरे इनहेरिटेंस की वजह से ये सब हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं। वैसे ये बात ना बहुत ज़्यादा अजीब है। जिसके बाद वो उसकी फ़ोटो उसके फादर के साथ जो फ्रेम रखी होती है वहाँ जाकर देख कहती है कि कलर फोटोग्राफ्स, अच्छा मतलब आप लोग कितना ही चाहते हैं कि मुझे मेरे फादर से मिला दे। जहाँ उसकी ग्रैंडमदर आके कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम बराबर होकर के, तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका था, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि तुम चली गई। जहाँ पर जांगसो कहती है कि अपनी एक्टिंग बचा कर रखिए और मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर से रोना नहीं चाहिए, आप रो मत। जिसके बाद वो उसे चेयर पर बिठा देती है। हाँ, अब वो कहती है कि आखिर तुम लोगों को इतनी जल्दी थी मेरे फ्यूनरल कराने की कि तुमने ये भी नहीं देखा कि आखिर कॉफिन में कोई है भी या नहीं। जहाँ वो कॉफिन का दरवाजा खोलती है और सारे गेस्ट बात बनाने लग जाते हैं कि जब कॉफिन में कोई था ही नहीं तो ये फ्यूनरल हो किसका रहा था। जहाँ जॉ कहती है कि देखो तो कितने लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हाँ, मुझे तो ऐसा लगा था कि आप ये ओल्ड लेडी को हैप्पी बर्थडे विश करने आए हैं, पर यहाँ तो कुछ और ही सिनेरियो है। ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा रेयर ओकेजन है कि आप लोग सब यहाँ पर एक साथ इकट्ठा है। अब आप लोग हो ही तो मुझे एक न्यूज़ अनाउंस करनी है। जहाँ फाइनली ये बोलते साथ ही सबकी फ़ोन जो है उस पर एक मैसेज आ जाता है जहाँ लिखा होता है कि जांगसो जो है वो ही असली वारिस है जांग ग्रुप की और वो जल्दी ही अब वापस आने वाली है। जांगसो कहती है कि अब तक तो सब लोगों को पता ही होगा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये जांग ग्रुप दिया था और मैं जल्दी ही कंपनी को टेक ओवर करने वाली हूँ। जिसके न्यूज़ के बाद सब लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस करने लग जाते हैं कि तभी उसके अंकल कहते हैं कि तुम्हें मेरा साथ तो चाहिए ही होगा क्योंकि हमारे ओल्ड एलीज है और उसके लिए मैं तुम्हें मैनेजमेंट में मेंटर कर सकता हूँ। जहाँ पर जांगसो कहती है कि नहीं अंकल, वैसे भी अभी आपका समय तो खत्म होता है और मुझे इतना तो दिमाग है ही कि मैं ये सब कर सकती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मुझे फिर से मारने का कुछ प्लान चल रहा है आपके दिमाग में। जहाँ अंकल कहते हैं कि मुझे लगता है तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है क्योंकि मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह पाला है। हमारा डीमन बस अपने गॉगल्स के साथ क्लिक करके आवाज करता है कि सबके फोन फिर से बजने लग जाते हैं उसके मैजिक से। जहाँ पर एक वीडियो आता है जहाँ पर साफ दिखाई देता है कि मॉर्ग से जब जॉ की लाश गायब हुई थी तब अंकल के ऑर्डर्स पर ही उन्होंने वैसे ही बंद करके अंदर रखने के लिए कहा था। जहाँ पर सब लोगों को बात पता चल जाती है। जॉ कहती है कि आज के लिए इतना ही, आप लोगों को बहुत कुछ सुनने के लिए मिला तो ठीक है, अगली बार हम फिर से मिलेंगे। जहाँ पर वो कुछ रोजेस को लेकर कहती है कि मुझे ये सारे गिफ्ट जो आप लोगों ने लाए ना फ्लावर्स मेरे लिए, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। जहाँ पर एक एक करके सारे ही लोग जल्दी से बाहर निकल जाते हैं कि तभी वहाँ पर जो अंकल होते हैं वो जाने से पहले कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था पर आइंदा से मैं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूँगा। जहाँ पर जॉ कहती है कि अंकल अब आपको ना थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है, वैसे भी आपके अच्छे दिन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, इतने ज़्यादा कि मैं तो अब उन्हें अपनी उंगलियों पे भी गिन सकती हूँ। जिसके बाद वहाँ अंकल गुस्से से चले जाते हैं। वहाँ पर अब जांगसो बताती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है फ्यूनरल अटेंड करते वक्त। मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी जब मैं पैदा हुई थी, उसके बाद मेरे फादर को भी मैंने एक हादसे में खो दिया और जांगसो ये ने मुझे उसके पूरे परिवार के साथ लॉक कर दिया था। जहाँ पर मेरे इतने ज़्यादा एनिमीज़ थे कि मेरे घर में ही होंगी ये मैंने सोचा नहीं था। इस सब के पीछे मेरे अंकल का हाथ था और मुझे कभी पता ही नहीं चला। मैंने हमेशा सोचा कि मेरे अंकल अच्छे होंगे। जहाँ पर अंकल की बेटी, अंकल की वाइफ, यहाँ तक कि मेरी ग्रैंडमदर भी, कोई भी अच्छा नहीं है, सबके सब बस लालची है। जहाँ पर मैंने बहुत बार उन्हें सुना है कि कैसे भी करके वो लोग मेरे फादर को हटाने की कोशिश करते थे। जहाँ पर म्याओ तो इतनी ज़्यादा थी कि उसे मेरा रूम चाहिए था। अब जॉ कहती है कि अगर मुझे फिर से जाना पड़े तो याद रखना मुझे ना मेरे फ्यूनरल पे फ्लावर्स ब्लैक चाहिए, मेरे लिए फ्यूनरल होल्ड करोगे ना। जहाँ पर डीमन कहता है कि लगता है तुम्हें बस सोना है शांति से। जहाँ पर जॉ कहती है कि हाँ, अभी अगर तुम मेरे बाजू में सोना चाहोगे तो वो और भी ज़्यादा वर्थी मोमेंट होगा।
तुम चाहो तो मेरे बाजू में सो सकते हो। जहाँ ये लोग हंस रहे होते हैं कि हमारा डीमन सोचता है कि लगता है ये महीना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दूसरी तरफ हम स्टडी रूम में देखते हैं कि ग्रैंड मदर कहती है कि कैसे करके भी आखिर वो बच कैसे गई। तुम्हें अच्छे से पता है कि अब तो उसे तुम्हारे बड़े भाई के साथ जो हुआ था वो भी पता चल गया है, आखिर तुम क्या करोगे। जहाँ उसके अंकल अपने वॉच को हाथ लगाकर कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तो तुम्हें इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए, तुम सिर्फ घर में बैठो और आराम करो। हाँ, ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा डरी हुई दिखाई देती है। तो दूसरी तरफ हमारे प्यारे से डीमन कहते हैं कि मैं यहीं पर आज तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। कहती है कि अकोमोडेशन की भी मैं फीस काट लूंगी। जहाँ पर डीमन कहते हैं कि तुम्हारे घर में ना हर जगह एयर जो है वो लीक करती है और मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, जहाँ पर यहाँ तो ज़्यादा सिक्योरिटी दिख नहीं रही है। के बाद वो अपने मन में कहता है कि अगर तुम गायब हो गई तो मैं भी गायब हो जाऊंगा, पर ये मैं बात तुम्हें नहीं बता सकता। जहाँ जो कहती है कि वैसे फेरीमैन रहते कहाँ पे है, क्या तुम कोई पेड़ में रहते हो एक उल्लू की तरह। जहाँ हमारा फेरीमैन उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है और इतने क्लोज आकर ना जो बहुत ज़्यादा नर्वस दिखाई देती है, पर जब उसे रियलाइज़ होता है वो क्या कर रहा है, वो जल्दी से अपना स्टेप पीछे लेता है और कहता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है तो मैं अब जाना चाहूँगा, तुम्हें मैं अगली सुबह मिलता हूँ। जहाँ फिर से जब हमारी हीरोइन बेड पे सोने चली जाती है तो वहाँ पर फिर से उसे उसके अंकल के ही बुरे बुरे जो सपने हैं वो आ जाते हैं। वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पैनिक से उठ जाती है और जब वो उठ के देखती है उसके घर में पूरी तरह धुआं होता है। जहाँ वो अब बाहर निकलने की कोशिश करती है पर सारे विंडोज डोर्स जो है वो लॉक होते हैं। जहाँ उसे अचानक से चक्कर आ जाता है, पर बेहोश होने से पहले वो डीमन का नाम लेती है। फेरीमैन को वो मदद के लिए पुकारती है। मैजिक से हमारा फेरीमैन वक्त पे आ जाता है और जल्दी से उसे बचा लेता है। बचाते टाइम वो जल्दी से उसे मैजिक से बाहर लेके चले जाता है और उसके जगह पर उसे आराम करने के लिए कहता है। जहाँ उसके हाउस में आते साथ ही उसके पास एक उसके फादर और उसकी फोटो रहती है। अगले सुबह हम देखते हैं कि हमारा जो डेमन है वो ब्रेकफास्ट बनाकर सर्व करता है। जहाँ पर जो आके कहती है कि इतना बड़ा यहाँ डाइनिंग टेबल है, मीटिंग रूम है, पर आखिर यहाँ मीटिंग किसके साथ हो रही है। जहाँ फेरीमैन कहते हैं कि इतने सारे लोग बैठे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। जहाँ जो कहती है कि ठीक है, वैसे भी तुम ये ह्यूमन फूड तो खाते नहीं हो, मतलब मेरे लिए ही होगा, तो कोई नहीं मैं ही ट्राई करती हूँ। वैसे भी तुमने कहा था ना कि तुम तो मन खाना खाते नहीं हो, और हाँ वैसे ना मैंने सेक्रेटरी को मेरा सामान लाने के लिए बोला था, तो तुम मुझे तुम्हारा एड्रेस बता दो। जहाँ पर अब डीमन कहता है कि मेरा तो कोई एड्रेस ही नहीं है, ये घर ऐसा है कि जहाँ मैं बोलूँगा वहाँ ये खुद ही चल जाएगा। जिसे देखकर वो शौक होकर कहती है कि ठीक है, फिर तो मुझे तुम्हें ट्रबल करना पड़ेगा और मेरे सेक्रेटरी को डराना मत, चुपचाप से जाके मेरा सारा लगेज और सामान लेके आना। जहाँ वो अचानक से अपने मैजिक से गायब हो जाता है। जो कहती है मैजिक होना भी ब्लेसिंग है। दूसरी तरफ हमारा जो प्यारा सा फेरीमैन है वो इंतजार कर रहा होता है सेक्रेटरी लीन का, कि तभी एक बहुत हैंडसम सा सेक्रेटरी लीन हमें दिखाई देता है जो खुद को ईथन के नाम से इंट्रोड्यूस कराता है। वो कहता है कि तुम न्यूली हायर्ड बॉडीगार्ड हो ना मिस्टर यी। तो तब हमारा प्यारा सा ये कहता है कि नहीं, मेरा नाम कुछ और है और मैं प्रेफर करूंगा तुम बॉडीगार्ड नहीं, मेरा नाम से बोलो। जहाँ पर अब जल्दी से सेक्रेटरी लीन एक एक करके सारी ही उनकी जो मैडम है उनके बारे में से बताता है। जहाँ पर जल्दी से वो कहता है कि बस बस करो, मुझे नहीं जानना। पर तब ईथन कहता है कि हमें कलीग्स रहना है तो हमें दोस्ती करना चाहिए। जहाँ पर अब जल्दी से वो हाथ मार के भागता जाता है पर सूटकेस लेना ही भूल जाता है। जहाँ पर जल्दी से वो सूटकेस लेके गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंकल फोन में न्यूज़ देख रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे म्याओ आ जाती है। म्याओ आते साथ ही उसके फादर की परमिशन लेकर कहती है कि मैंने ग्रैंड माँ के मुंह से सुना कि जो जाओ है वो आ चुकी है। तो वहाँ पर उसके अंकल कहते हैं कि तुम उस पर ध्यान मत दो, जो कल कॉन्फ्रेंस होने वाला है तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए, और वैसे भी तुम शुक्र मनाओ कि तुम इस फैमिली में आई हो, वरना तुम्हारा टैलेंट जो है ना वो कोई देखता भी नहीं। और वैसे भी अगर जांगजो अभी यहाँ होती ना तो तुम बिल्कुल भी यहाँ नहीं होती, क्योंकि तुम्हें तो मौका ही नहीं मिला रहता। वो तुमसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही है जो हमारे स्टॉक जो है वो बढ़ा सकते हैं। जहाँ पर म्याओ कहती है कि आप टेंशन मत लो। अपने रूम में जाकर वो जांगजो को बहुत ज़्यादा कर्स करके कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। हमेशा की तरह जो अपने सेक्रेटरी लीन से अपना शेड्यूल की बात कर रही होती है कि तभी वहाँ पर हमारे प्यारे से बॉडीगार्ड आकर कहते हैं कि आखिर तुम अभी भी कर क्या रही हो, और तुम्हें सेक्रेटरी किसने ही दे दिया इतनी कम उम्र में। जो कहती है कि मैं 18 साल की थी जब मैंने नई कंपनी स्टार्ट की और तब मुझे सेक्रेटरी लीन मिले। तुम्हें पता भी है सेक्रेटरी लीन के पास मास्टर डिग्री है डुअल वाली, जो लॉ और फाइनेंस में है। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि वो मेरे लिए काम करते हैं और उनके पास तो कुछ इल इंटेंशंस भी नहीं है। जहाँ ये सब सुनकर हमारा जो प्यारा सा फेरीमैन है वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है। जहाँ वो कहता है कि सबको छुट्टी मिलती है तो बॉडीगार्ड को क्यों नहीं। तो जो कहती है कि मैं कल मेरी बहन का बर्थडे मनाने जा रही हूँ कजिन का, तुम आओगे नहीं। तो वहाँ पर फेरीमैन कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा काम है, मैं नहीं आऊँगा। और अगले दिन म्याओ के कॉन्फ्रेंस में हम देखते हैं कि सारे ही बड़े बड़े जो सीईओ होते हैं वो अपनी बेटियों को वहाँ पर भेजते हैं। जहाँ पर म्याओ कहती है कि मैंने तुम लोगों के लिए गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं। तो वहाँ पर दो क्लाइंट कहती है कि वैसे भी मैं देखना चाहूँगी कि अब तुम्हारे जैसे अगली फ्रेंड ने क्या ही डिज़ाइन किया है। वैसे तो मैं आना नहीं चाहती थी, पर मेरे फादर ने कहा है करके मैं तुम्हारे ग्रुप को बचाने आ गई। जहाँ पर अब जो म्याओ का सेक्रेटरी रहता है वो कहता है कि अब हमारी म्याओ ने जो है बहुत अच्छा डिज़ाइन की है। पर वो जो दो लड़कियाँ रहती है वो कहती है कि इसे लगता है कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, पर ऐसा नहीं है।
गुस्से में म्याऊ अपना हाथ उठाती है कि जाओ आकर रोक देती है, जहाँ पर म्याऊ पूछती है कि आखिर तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया। जहाँ पर जाओ कहती है कि टेंशन मत लो, तो वहाँ पर क्लाइंट कहती है कि तुम्हें पता है ना, जहाँ भी ये जाती है बस बैड लक ही फैलाती है। जहाँ पर अब म्याऊ कहती है कि ये मेरी बर्थडे पार्टी है, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पर सहन नहीं करने वाली। वो अपना कदम आगे ही नहीं ले पाती है। पीछे से हम देखते हैं कि हमारे प्यारे से बॉडीगार्ड आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं अच्छे मूड में था इसलिए आ गया। जहाँ पर सारी ही लड़कियाँ उसके हैंडसम लुक्स को देखकर फिदा हो जाती है। तो वहाँ पर हमारा प्यारा सा डीमन इंट्रोड्यूस करा रहा है कि मैं इनका बॉडीगार्ड हूँ। जहाँ पर जल्दी से सब लोग तारीफ करने लग जाते हैं कि बॉडीगार्ड्स भी ऐसे रखे हैं जो सेलिब्रिटी है। मानना पड़ेगा जांगजो, तुम्हारा चॉइस लड़कों में बहुत ज़्यादा अच्छा है, म्याऊ से तो काफ़ी ज़्यादा। जहाँ पर जो कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैं जांग ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूँ और वैसे भी यहाँ पर मुझे सब सुपरवाइज तो करना ही पड़ेगा। और वैसे भी हैप्पी बर्थडे। जहाँ सब लोग क्लाइंट कहते हैं कि हाँ वैसे भी जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा अच्छा होता है। म्याऊ गुस्से से बात चली जाती है और जहाँ उसे फॉलो करने लग जाती है। जहाँ पर बॉडीगार्ड अकेले देखकर जो क्लाइंट्स होते हैं वो उसके पास आकर उसके बारे में पूछने लग जाती है। क्लाइंट कहती है कि तुम मेरे साथ आके काम करो, जॉब स्विच कर लो, मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दूंगी। जहाँ पर वो कहता है कि मैं अफ्रेड हूँ कि तुम मुझे वो सब नहीं दे पाओगी। जहाँ पर वो कहती है कि ठीक है ऐसा करते हैं कि हम चेंज करते हैं नंबर्स, तो वो ये कह के निकल जाता है कि मुझे फ़ोन का यूज़ नहीं करते आता। जहाँ पर क्लाइंट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ म्याऊ अपने लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन दिखाती है जो उसने खुद डिज़ाइन किया होता है, ऐसा वो सबको बताती है। जहाँ पर उसके डिज़ाइंस बहुत ही ज़्यादा सबको बहुत पसंद आते हैं। जहाँ स्टॉक्स के प्राइसेस भी डबल हो जाते हैं, वहीं पर एक बहुत ही फेमस जो डिज़ाइनर होती है वो आती है। म्याऊ का जो सेक्रेटरी होता है वो बोलता है कि ये बहुत बड़ी डिज़ाइनर है, अगर इन्होंने आपके वर्क पे कमेंट कर दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जहाँ पर वो लोग उनकी भी राय पूछते हैं, तो वहाँ पर वो बड़ी डिज़ाइनर कहती है कि क्या आप मुझे इसका ओरिजिनल जो डिज़ाइन है वो मुझे शेयर कर सकते हो या दिखा सकते हो। म्याऊ बताती है कि ये डिज़ाइन ओरिजिनल है, तो वहाँ वो डिज़ाइनर कहती है कि जो ओरिजिनल डिज़ाइन है ना उसको रिवर्स किया गया है और ओरिजिनल डिज़ाइन जो ब्लैक स्टोन था ना उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। जहाँ क्लाइंट कहती है कि क्या तुमने ये डिज़ाइन जो है वो पैसे से खरीदा है। वहीं पर जाओ आ जाती है और हमें पता चलता है जाओ और वो डिज़ाइनर एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि वो रिस्पेक्ट में बो करते हैं। जहाँ पर जाओ कहती है कि ये डिज़ाइन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल जो अवार्ड है वो जीत चुकी है और ये सेम जेनी के जैसा है। मतलब ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे साइन भी जे से है, मतलब कहीं ये जे हमारा जांग ग्रुप को रिप्रेजेंट तो नहीं करता, हो सकता है। जहाँ सब लोग एक एक करके उसके गिफ्ट को म्याऊ के ऊपर फेंक कर कहते हैं कि तुमने तो ये पैसों से सही में खरीदा है। वैसे ना मेरे पास एक ऑप्शन है, क्यों ना तुम इस पेपर पे साइन करके सबको ये प्रूफ कर दो कि ये डिज़ाइन तुम्हारी ही है, साइन तो बदल नहीं सकती ना। हाँ, स्क्रीन पर कुछ चैट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो क्लाइंट कहती है कि बाप रे हम तो बस बात कर रहे थे पर तुमने तो सही में डिज़ाइन खरीदे हैं। इस बार इसकी कंपनी कोई नहीं बचा सकता, पर म्याऊ कहती है कि नहीं ये सारे एलिगेशंस फेक है। सब कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर से हमें डिजाइन बना के दिखाओ, तुम्हारी स्ट्रेंथ प्रूव करके दिखाओ। जहाँ म्याऊ कहती है कि ये सब तुम्हारा काम है ना जाओ, आखिर तुम्हें इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है। जहाँ पर अब जाओ उसके कान में कहती है कि तुम्हें पता है वो जेनी और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ, ये चैट जिससे तुमने किया है ना वो भी मैं हूँ। जिसे सुनकर म्याऊ जो है वो बहुत शॉक हो जाती है और फ्रस्ट्रेशन के चलते वो एक ऐसा कदम उठाती है जिसे देखकर सब लोग भाग जाते हैं। जहाँ पर चोट जो है वो हमारी डीमन को आती है। वो पहले स्माइल करता है पर फिर चोट की वजह से वो बेहोश हो जाता है। जहाँ पर जाओ कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इमोर्टल था ना, आखिर ये कब उठेगा। जहाँ पर उसका फ्रेंड वहाँ रहता है तो वो कहता है कि नहीं नहीं हमें डॉक्टर की तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ी देर में ये उठ जाएगा शायद, पर मुझे भी नहीं पता। हाँ हमारा डीमन तो ये सब एक्टिंग कर रहा था, उसके फ्रेंड को ये सब पहले ही पता था। जहाँ वो कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचने दूंगा। जहाँ पर ये सब देख के जाओ कहती है अगर तुमने अगली बार ऐसी एक्टिंग करी तो मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दूंगी, आखिर तुम्हें ज़रूरत क्या थी। जहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि सॉरी, पर वहाँ बहुत सारे इंसान थे, अगर मैंने ऐसा नहीं करता तो सबको डाउट हो जाता ना कि आखिर इतना चोट लगी कैसे नहीं इसे, इसकी वजह से मैंने तुम पे इल्ज़ाम ना करके किया। वो गुस्से में चली जाती है। जहाँ वो उसके फ्रेंड को बुलाता है और कहता है कि आखिर अब ये क्या करने वाली है। जहाँ उसका फ्रेंड कहता है कि मैंने ड्रामा और टीवी में देखा है पर वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो इस घर को छोड़ के भाग जाएगी, पर उस हिसाब से तो तुम्हें घर छोड़ के भागना चाहिए। जहाँ पर डीमन कहता है कि हाँ अगर ऐसी बात है तो मुझे भागना चाहिए, तो मैं चला जाता हूँ। जहाँ पर वो जाते जाते अपने दिमाग में कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम आसानी से टर्मिनेट नहीं कर पाओगी। जहाँ वो जाते साथ देखता है कि उसकी जो ड्रिंक रहती है 300 साल की ने अभी तक बचाई होती है वो जाओ तो पूरी खत्म कर देती है और अब जाओ जो है वो अपने आपे से बाहर हो जाती है। जहाँ वो कहती है कि क्या तुम मुझे मेरे पापा के पास लेके जाने वाले हो, वैसे भी मैं बहुत जल्दी उनसे मिलने वाली हूँ, क्या वो अभी भी वैसे ही है, उन्होंने मुझे लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था।
कि वो मुझे बीच पे लेके जाएंगे, पर वो कभी वापस ही नहीं आए। सब लोग अपना प्रॉमिस तोड़ के चले जाते हैं, सब लोग झूठे हैं, सब लोग मुझसे झूठ बोलते हैं। तुम भी वैसे ही हो, है ना? तुम भी आप मुझसे झूठ बोलने आए हो। जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है तो वहाँ पर हमारा दीमन कहता है कि नहीं, मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। जिसके बाद वो उसे कैरी करके रूम में लेके चला जाता है। अब रूम में जाने के बाद भी जो जाओ रहती है उसकी हालत थोड़ी ख़राब होती है। जहाँ पर अब हमारा दीमन बोलता है कि तुम आखिर करना क्या चाहती हो। जहाँ वो उसे पास में बुलाती है और वहाँ पर हमारा दीमन कहता है कि तुम ड्रंक हो, पर तब भी दोनों एक किस कर लेते हैं। जहाँ पर दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं अपनी। वहाँ पर अभी हमारी लीड हीरोइन तो बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है। फिर अगली सुबह उसकी आंखें खुल जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि हमारा दीमन उसके पास ही बेड पर हाथ रख के सोया होता है। जब उसे पता चलता है वो उठ गई है तो वो पूछता है कि क्या तुम्हें पानी चाहिए। पानी ऑफर करने के बाद वो पूछती है कि आखिर रात में क्या हुआ था, वो यहाँ कैसे आई। कल रात की उसे वाइन बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, वो ये भी बताती है। वहाँ हमारा डीमन कहता है कि कल तुम खुद से ही अपने रूम में वापस आ गई थी और कल कुछ भी नहीं हुआ था, बस मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं क्योंकि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा बेग किया कि मैं तुम्हारे साथ रात भर स्पेंड करूँ टाइम। मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने तुम्हें कैरी किया था तो मेरे हाथ और पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे ऐसे पोजीशन में सो के। वो चला जाता है, पर हमारी लीड हीरोइन को उसकी केस याद आती है। दूसरी तरफ अंकल के पास सारी न्यूज़ पहुंच जाती है और वो जियांग म्याओ को बुलाते हैं। जिसके बाद जियांग म्याओ तो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। वही उसके फादर उसे एक थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि तुम यूजलेस हो, तुम अगर नहीं होती तो ज़्यादा बेटर होता। जहाँ उसकी मदर आके कहती है कि ये एक बच्ची है, बच्ची पे ऐसे हाथ मत उठाओ, गलती हो जाती है। जहाँ अंकल कहते हैं कि ऐसे डॉटर्स को तुम रेस कर रही हो, इतना बड़ा इसने सियापा खड़ा कर दिया है, मैंने कंपनी के बाहर से स्टॉक खरीदे थे, अब मैं नुकसान में चल रहा हूँ। इसके जगह अगर मैंने जांग जौ को ट्रेन किया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। वहीं पर एक बच्चा आके कहता है म्याओ को कोऑपरेट करना होगा क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करनी है। जहाँ पर अचानक से डोर ओपन हो जाती है और एक मेडिकल की टीम आ जाती है। जहाँ पर अंकल ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि मेरी बेटी की मानसिक संतुलन जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, प्लीज़ मेरी प्रीशियस डॉटर जांग म्याओ का आप ध्यान रखना, उसको आपको क्योर करना ही पड़ेगा, वो आपे से बाहर होते जा रही है। जहाँ डॉक्टर कहती है कि जल्दी से इसे लेके जाओ। वहाँ पर म्याओ कहती है कि नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना, मैं बिल्कुल मेंटल हॉस्पिटल में नहीं जाऊँगी, मैं ठीक हूँ। जहाँ उसकी मम्मी कहती है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, कि तभी उसके फादर उसके वॉच पे हाथ घुमाते हैं जिसकी वजह से उन्हें समझ आ जाता है। वहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें जल्दी से जाना पड़ेगा, तुम्हें अच्छा होना है। जल्दी से वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसकी मम्मा डरी हुई दिखाई देती है। दूसरी तरफ लिफ्ट में हमारे 3 लोग अच्छे से तैयारी कर रहे रहते हैं अपनी कंपनी वापस लेने की, जहाँ वो बोलते हैं कि हमें हमारा प्लान एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ वो जल्दी से अपने कंपनी में जाती है, जहाँ कंपनी में पहला दिन होता है जाओ का। सारे एम्प्लॉयज़ देखकर बहुत ज़्यादा उसको शॉक में चले जाते हैं क्योंकि जाओ को तो इस कंपनी में एंट्री नहीं होती। जहाँ पर एक एम्प्लॉय ऐसी होती है जो इन्हें देखकर जल्दी से पूछती है कि जांग जाओ, आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो, तुम तो यहाँ पर बिल्कुल भी वेलकम नहीं हो क्योंकि तुम एक आउटसाइडर हो। और तुम क्या सोचती हो, अगर तुमने एक 2 सुंदर लड़कों को अपने साथ लाया तो आ जाओगी। जहाँ जाओ कहती है कि लगता है तुम्हारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो पुरानी है, और बेसिक प्रिंसिपल होता है एक सेक्रेटरी का कि सारी इन्फॉर्मेशन याद रखना, तो तुम इस पोजीशन के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। जहाँ वो सेक्रेटरी लिन को कहती है कि HR डिपार्टमेंट को बता दो कि ये लेडी की नौकरी जो है वो चली गई है बिकॉज कि ये अपने फैक्ट्स चेक नहीं रख पाई। जिसके बाद वो बाकियों को कहती है कि आई होप कि हम ऐसे ही फ्यूचर में कोऑपरेट कर पाएंगे। जिसके बाद वो अपने ऑफिस में चली जाती है, जहाँ पर ऑफिस के लोग बातें करने लग जाते हैं। वही अब उसे इंपॉर्टेंट काम होता है तो वो सेक्रेटरी लिन को कहती है कि मुझे बाहर जाना है, जहाँ वो अपने बॉडीगार्ड को कहती है कि थोड़ा सा टाइम सेक्रेटरी लिन के साथ बिताओ, पर उन्हें ज़्यादा परेशान मत करना, मैं जल्दी आ जाऊँगी। जहाँ उसके जाने के बाद सेक्रेटरी लिन और हमारे प्यारे से डीमन के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है, जहाँ पर सेक्रेटरी लिन कहते हैं कि तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी। वहीं पर बॉडीगार्ड कहता है कि तुम इतने सालों से उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहे हो पर तब भी नहीं आ पा रहे हो। और वैसे ना सेक्रेटरी लिन कहते हैं कि मैं एडवाइस करता हूँ, मेरे बॉस को ना सच्चे और अच्छे लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, पर तुम तो इतने ज़्यादा क्लोज रहते हो पर तब भी तुम कुछ नहीं कर पाए, तो अब आखिर क्या ही कर पाओगे। तुम तो जो के मुझसे भी ज़्यादा क्लोज रहते हो, 24/7 प्रोटेक्शन के लिए उनके साथ रहते हो, पर देखो तो तब भी तुमने कोई प्रोग्रेस नहीं किया। वैसे तो मैं अच्छा हूँ ना, कम से कम मैं मेरा काम तो अच्छे से कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम अपना काम अच्छे से करो। अब मीटिंग रूम के चलते बॉडीगार्ड को बाहर भेजा जाता है, जहाँ वो डोर की तरफ रहता है तो वहाँ के जो कलीग्स होते हैं वो बात करते हैं कि ये हमारे कंपनी का नया बॉडीगार्ड है, देखो तो कितना सुंदर है दिखने में, बहुत ज़्यादा सुंदर है, एक सेलिब्रिटी की तरह। जहाँ पर दूसरी कहती है कि ये बस अपीयरेंस है, बस दिखने में ही तो अच्छा है, मैं तो सेक्रेटरी लीन को प्रेफर करूँगी जो स्मार्ट भी है, रिच भी है। जहाँ दूसरी कहती है कि हाँ सेक्रेटरी लीन तो बाकी सारे स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं। जहाँ दूसरी कहती है कि अच्छा सही में इतने अच्छे हैं। वैसे सेक्रेटरी लीन ना ऐसे काइंड ऑफ पर्सन है जो हमारे बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, पर हाँ एक नाइट स्टैंड इसके साथ इतना भी बुरा नहीं है, जब तुम्हारा खेलना हो जाएगा तो तब तुम कच्चे के डिब्बे में डाल सकते हो।
जहाँ ये सब सुनकर ना हमारा डीमन फिर से मैजिक करता है और वो मैजिक के साथ साथ जल्दी से उनके पीसीज बंद हो जाते हैं, जहाँ उन्होंने प्रेजेंटेशन भी अभी तक सेव नहीं किया होता। वो कहते हैं कि हाँ, कितना ज़्यादा अनलकी डे है ये, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। जहाँ डीमन हमारा बहुत ज़्यादा मज़े ले रहा होता है इस बात से। वही कार में जब सेक्रेटरी लीन जा रहे होते हैं घर में, थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद बिजनेस के बारे में, वो जाओ को बताता है कि उनका जो हाउस है वो पूरी तरह से रेनोवेट हो चुका है। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो तो तुम शिफ्ट हो सकती हो। मेरा सजेशन मानो तो तुम आज से अपने घर में मूव इन कर लो, क्योंकि वैसे भी ज़्यादा दिन तक बॉडीगार्ड ये के घर में रहना अच्छी बात नहीं है। लोग जो है इस बारे में बातें बनाने लग जाएंगे। जो कहती है अगर ऐसी बात है तो डायरेक्ट घर की तरफ ही मोड़ लो रास्ता। और फिर वो कहती है कि मैं आज से 9 to 6 वर्क करूंगी तो बॉडीगार्ड ये को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। जहाँ हमारा डीमन कहता है कि रेस्ट, मुझे तो रेस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और आखिर घर क्यों ही जाना है। जहाँ पर जल्दी से सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा नहीं है करके वो कंप्लेन करने लग जाता है, तो जाओ कहती है कि नहीं, तुम मैजिक से कभी भी मेरे पास टेलीपोर्ट हो सकते हो अगर मुझे कुछ ज़रूरत पड़ी। जहाँ पर वो कहता है कि मैंने बहुत चेक कर लिया, तुम्हारा सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा नहीं है, क्यों ना ऐसा करो तुम मेरे साथ मेरे घर में चलो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ रहोगी तुम। पर जाओ इस बात से मना कर देती है, जहाँ वो उसे घर से बाहर निकाल देती है ये बोलकर कि मेरी कल सुबह की 9 बजे की मीटिंग है, तो तब मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। ये बोलकर 9 बजे मिलने का वो प्रॉमिस भी लेके जाती है, जिसके बाद वो डोर बंद कर देती है। डोर बंद करने के बाद भी वो वहीं पे खड़ी रहती है देखने के लिए कि आखिर ये गया भी है या नहीं। जिसके तुरंत ही बाद जो हमारा हीरो है डीमन, वो अपना मैजिक ट्रिक करने की कोशिश करता है, पर उसका मैजिक काम ही नहीं आता। उसे ऐसा लगता है कि शायद रात हो चुकी है इसकी वजह से। वही बाहर में उसके कुछ गूंज उसका इंतजार कर रहे होते हैं, जहाँ वो कहता है एक एक करके आना, पर वो लोग उसका उल्टा ही करते हैं। सब लोग एक साथ भिड़ जाते हैं, जिसके बाद थोड़ी लड़ाई होती है। वहीं पर जाओ के डोर पे फिर से नॉक होता है। वो जल्दी से परेशान होकर कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कल सुबह 9 बजे मिलेंगे, तुम सुनते क्यों नहीं हो। पर जब वो डोर पे जाती है, डीमन की जो हालत है वो बहुत खराब होती है। वो जल्दी से उस पर गिर जाता है और कहता है कि देखा, मैंने कहा था सिक्योरिटी अच्छी नहीं है। जहाँ अगली सुबह दोनों एक दूसरे की बाहों में सुबह सुबह पड़े होते हैं, जहाँ सबसे पहले जाओ की नींद खुलती है। अब जाओ की नींद खुलने के बाद वो उसको निहार रही होती है और उसके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि इस बार तो ये सही में इंज्योर्ड दिख रहा था, इस बार ये कोई नाटक नहीं कर रहा था, पर आखिर इसने अपना जो जादू है वो इस्तेमाल क्यों नहीं किया। इतनी तकलीफ सहन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तुम्हारे पास मैजिक का इस्तेमाल करके तुम गायब हो सकते थे। जहाँ वो उठ जाती है, क्योंकि अब जो हमारा ये है वो आगे खोल रहा होता है, जहाँ पर जल्दी से वो उसे बताता है उठकर कि कल मैं जब जा रहा था तब मुझे कुछ गूंज मिल गए और ये सिक्योरिटी का मैंने तुम्हें बताया था, वो गूंज और कोई नहीं तुम्हारे अंकल ने भेजे थे। जहाँ उन्हें पता चल गया था कि तुम यहाँ रहती हो, इसीलिए मैंने कहा था मेरे घर चलो, पर तुमने तो माना नहीं। जहाँ पर वो पूछती है कि आगे तुमने तुम्हारी एबिलिटीज़ का यूज़ क्यों नहीं किया मैजिक का, तो वहाँ पर वो कहता है कि प्लीज़ मुझे तुम्हारे घर में रहने दो। वो इस बात को टाल देता है कि मैं उसे कभी भी तुम्हें बॉदर नहीं करूँगा। जहाँ पर वो चली जाती है और वो उसके हाथ की तरफ देखता है तो वो उसे एक निशान दिखता है, जहाँ वो कहता है कि अब वक्त आ चुका है, अब मेरा वक्त बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। दूसरी तरफ अंकल का प्लान फिर से फेल हो जाता है। उसका बटलर आके कहता है कि जो उसका बॉडीगार्ड है ना वो कोई आम आदमी नहीं है, क्योंकि उसने इतने सारे लोगों को धूल चटा दी और वो लोग 2-3 हफ्तों के लिए तो आराम से हॉस्पिटल में एडमिट होंगे। अंकल कहते हैं कि यूजफुल लोगों की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। बटलर वहाँ से चला जाता है कि तभी वो उसकी वाइफ को कहता है कि एक काम करो, जांग जॉ को एक्सचेंज कर लेते हैं म्याओ के लिए, तुम मुझे जॉ को ला के दो, मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा और इस बार मुझे निराश बिल्कुल मत करना। जिसके बाद वो फाइनली एक प्लान बना लेता है। उसके बाद वो एक फोटो फ्रेम के पास खड़ा होता है। जाओ अपने बॉडीगार्ड के साथ आती है तो अंकल पूछते हैं कि ये कौन है, तो वह जाओ कहती है कि तुम ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो जिसका जवाब तुम्हें पहले से पता है, तो इसे हम अवॉइड करते हैं। जहाँ पर अंकल कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है ना हमें साथ में काम करना चाहिए, और वैसे भी तुम्हारे डैड ने ना एक वीडियो जाने से पहले तुम्हारे लिए बनाया था, अगर तुम जानना चाहती हो कि वो क्या बोलना चाहते हैं या उस वीडियो में क्या है तो तुम्हें मेरे साथ रह कर काम करना पड़ेगा और वो कंपनी में मुझे वापस से रखना पड़ेगा। अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। परिवार को तोड़ना नहीं चाहिए। परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दोनों ग्रुप को कंबाइन कर लेते हैं। जाओ बिना कुछ सोचे ही वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ जो आंट रहती है वो जल्दी से कॉल करके बोलती है, जाओ प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे म्याओ को बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। जहाँ वो ये बताते साथ ही फ़ोन कट कर देती है और अपने हस्बैंड को कॉल लगाती है कि जैसा हमने प्लान किया है सब कुछ वैसा ही हो रहा है और वो जल्दी से आ जाएगी। जहाँ थोड़ी देर बाद भी वो नहीं आती तो तब उसे एक फ़ोन कॉल रिसीव होता है जो जाओ की तरफ से होता है। जाओ कहती है कि आखिर तुम इतने देर से घूम क्यों रही हो, मैं तो यहीं पर हूँ। जहाँ पर आंटी कहती है कि मुझे तो तुम दिखाई नहीं दे रही। जैसे ही वो ऊपर देखती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, इतना डर जाती है कि वो नीचे ही गिर जाती है क्योंकि वो मंजर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जहाँ जाओ आंटी आंटी करके चिल्ला रही होती है पर वहाँ पर कोई भी परछाई या शख्स नहीं होता। जहाँ पर जल्दी से जब आंटी की नज़र बाएं ओर मुड़ती है तो अचानक से उसका बॉडीगार्ड
और हमारी प्यारी सी हीरोइन वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं, जहाँ पर वो पूछती है कि आखिर वो वीडियो कहाँ पर है, क्या तुम मेरी मदद करोगी वो वीडियो को वापस लाने में, तो मैं तुम्हारी बेटी को रिहा कर दूंगी। जहाँ पर आंटी भीख मांगते हुए कहती है कि मैं नहीं थी, ये सब मुझे तुम्हारे अंकल ने करने के लिए कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम्हें पता है कि अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होता। जहाँ जाओ से कहती है कि ठीक है, हम ऐसा काम करते हैं कि तुम वो डैड का वीडियो मेरे लिए लेके आओ और मैं तुम्हारी बेटी म्याओ को छुड़वा दूंगी, यही तुम चाहती हो ना, उसको मैं रेस्क्यू करवा दूंगी, ये तुम्हारा आखिरी चांस है सर्वाइव करने का, मुझे निराश मत करना। जहाँ पर उसकी आंटी मान जाती है अपनी बेटी के लिए और वो कहती है कि ठीक है। जिसके बाद घर जाने के बाद वो अपनी ग्रैंड मदर को कहती है, अपनी सास को, जो जाओ है वो अपनी प्रॉपर्टी के शेयर्स जो है वो बेचने वाली है, अगर ऐसा हो गया तो मार्केट की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। जहाँ ग्रैंड मदर कहती है कि उसने तो बहुत बखेड़ा खड़ा करके रख दिया है, आखिर पता नहीं कितना ही हमारा और जायदाद को नीचे गिराएगी वो। जहाँ पर आंटी कहती है कि अगर ऐसा स्टॉक का प्राइस कम हो जाता है तो हम जल्दी से स्टॉक को खरीद लेंगे और उसके बाद स्टॉक के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो हमारा फायदा होगा। जहाँ पर ग्रैंड मदर कहती है कि ये बात मैं जल्दी से मेरे बेटे को बताती हूँ। वहाँ आंटी कहती है कि हाँ हाँ तुम्हारी बात तो वो ज़रूर मानेंगे। जहाँ पर अंकल की एंट्री होकर कहते हैं, अंकल कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिसके बाद वो ये भी कहती है कि अच्छा मैं नहीं माना तो तुम मेरी माँ के पास आ गई। जिसके बाद वो अपना बेल्ट निकालते हुए अपने वाइफ को देखकर कहते हैं कि मेरा इंतजार करो स्टडी रूम में। जिसके बाद वाइफ वहाँ से चली जाती है तो वहाँ पर ही ग्रैंड मदर कहती है कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्या तुम मुझे थोड़े मनी दे सकते हो, मैं रिटायरमेंट ले लूँगी और मैं किसी गाँव में जाके रह लूँगी। जहाँ पर अंकल कहते हैं कि तुम इतने सालों से फ्री में खाना वगैरह खा रही हो तो अब तुम्हारे हाथ धोने की तुम कोशिश भी मत करो। जहाँ वो स्टडी रूम में जाते हैं और अपना दरवाज़ा बंद करके आंटी को पनिश करने लग जाते हैं। ये सब देखकर जो ग्रैंड मदर है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालती है और जल्दी से ये सारी हरकतें रिकॉर्ड करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन जो है वो एक एक करके सब लोगों से बात कर रही होती है प्रोजेक्ट के बारे में और कैसे वो उसके शेयर्स जो है वो बेचना चाहती है। ये सब बात होने के बाद वो अब अपने सेक्रेटरी लिन से कहती है कि मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। जहाँ पर उनकी नज़र जाती है कि स्टडी के टेबल के नीचे ही वहाँ पर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है। ये रिकॉर्डिंग डिवाइस से अंकल सब सुन रहे होते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि लगता है जो मेरी बीवी बोल रही थी वो न्यूज़ सही है। जिसके बाद वो अपने बटलर को कहते हैं कि ये परफेक्ट टाइम है हमें इन्वेस्ट करने का, जितना भी मेरा पैसा है फॉरेन में इधर सब के सब ला लो और सारे के सारे शेयर्स जो है वो खरीद लो। जहाँ उनका बटलर कहता है कि इतना ज़्यादा रिस्क लेने में तो बहुत ज़्यादा खतरा होने वाला है। वहाँ पर अंकल कहते हैं कि म्याओ के आखिरी इंसिडेंट के बाद मुझे कुछ भी अब रिस्क नहीं लेना है, मुझे ये नाम वापस लाना ही पड़ेगा और यही आखिरी ऑप्शन है। जांग ग्रुप जो है वो हमेशा से मेरा था। जहाँ पर अब वो सिगरेट पीते हुए अपने भाई की फ़ोटो को देखते हुए हमें एक फ्लैशबैक की तरफ लेके जाते हैं कि कैसे वो लड़ाई कर रहा होता है अब जाओ के पापा से कि मैं एक दूसरी माँ का बच्चा हूँ इसलिए तुम मुझे नहीं दे रहे हो। जहाँ पर जाओ के पापा कहते हैं कि नहीं, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम ये हैंडल कर पाओ, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हें बाहर भेज रहा हूँ। जहाँ पर अब फाइनली एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है, जहाँ कॉन्फ्रेंस मीटिंग में सब लोग पूछते हैं कि आखिर ये कोलैबोरेशन कैसे ही हुआ। जहाँ पर अंकल बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनको क्वेश्चंस होल्ड करने के लिए कहते हैं। तभी जाओ की एंट्री हो जाती है, सारे कैमरास उनके तरफ फोकस किए जाते हैं। जहाँ जाओ कहती है कि मुझे यहाँ पर 2 अनाउंसमेंट जो है वो करने हैं। पहला तो ये कि जांग ग्रुप जो है वो मेरे अंकल को बिलोंग करेगा और दूसरी न्यूज़ ये है कि मैं मेरी खुद की ज्वेलरी ब्रांड जो है वो शुरू कर रही हूँ और मैं जांग की कभी भी हिस्सा नहीं बनूंगी। जहाँ उसके अंकल कहते हैं कि प्लीज़ क्या कह रही हो, तो जाओ वहाँ से निकल जाती है ये बोलकर कि मेरा जांग ग्रुप में कोई भी हिस्सा नहीं है। वहाँ पर अंकल भी बहुत गुस्से में निकल जाते हैं। जहाँ पर अब फाइनली हमें दिखाया जाता है कि जो अंकल है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में होता है, इतना ज़्यादा कर्जा होता है कि अब उसको फेड पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उनके घर में गूंज जाकर कहते हैं कि आखिर तुम मुझे अभी मेरा पैसा लौटाओगे कैसे। जहाँ अंकल कहते हैं कि मेरी मम्मी ने के पास पैसे रखे हैं, कुछ दिन में वापस आना मैं तुम्हें दे दूंगा। जहाँ पर उनका बटलर आके कहता है कि सर अब क्या करना है। दूसरी तरफ न्यूज़ में ये फ्लैश हो जाता है कि जांग ग्रुप जो है वो डेप्थ में है, अब वो पूरा बैंकरप्ट हो चुका है। जहाँ फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि शुरुआत से ही दोनों को पता था कि टेबल के नीचे रिकॉर्डिंग डिवाइस है, जिसकी वजह से ये उन्होंने एक झांसा दिया था अंकल को और वो झांसे में वो फंस गए। जहाँ पर हमारा डीमन कहता है कि रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। जहाँ पर एक लाइव रिकॉर्डिंग प्ले होती है, जहाँ पर अंकल आंट को बोलते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने आखिर मुझे धोखा कैसे ही दे दिया, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, तो नहीं, तुम्हें तो मेरे रास्ते से मैं हटा दूंगा। जहाँ जाओ कहती है कि तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा हद पार कर रही हूँ, ये सब इतना सब देखने के बाद भी मैं शांत हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि मैं गलत भी हो सकती हूँ ये रिवेंज के चलते। जहाँ पर वो बताती है कि मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि उसका बॉडीगार्ड कहता है कि मुझे पता है कि इन लोगों ने तुम्हें इससे भी बदतर ट्रीट किया होगा, इसके वजह से तुम ये सब कर रही हो। जहाँ फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि उसकी आंट कहती है कि तुम यहाँ पर बेड पे ही बंधी हुई हो तो लाओ मैं तुम्हारी नेल्स कटिंग में मदद कर देती हूँ। जैसा आप देख सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा कायर थी।
जहाँ पर हमारा डीमन उसे पास लेकर उसे सुनाकर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा पाएगा क्योंकि अब तुम्हारे पास मैं हूँ। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, जब भी तुम चाहोगे तब, और तब मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। जहाँ पर वो कहती है कि मैं तभी खुश रह पाऊंगी जब तुम मेरे साइड में होगे। जहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो उसके हाथ की तरफ देखता है, फिर से वही साइन अपीयर होता है। जहाँ जाओ को ये बात पता ही नहीं होती है कि ये साइन जैसे ही डिसअपियर होगा वैसे ही डीमन भी गायब हो जाएगा। वो अपने रूम में आराम कर रहा होता है कि तब उसका फ्रेंड आकर कहता है कि मैंने सब सुन लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सब बता देना चाहिए क्योंकि अब तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 2 ही दिन है। जो भी एक फेरीमैन का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सिर्फ 7 दिनों का होता है, 7 दिन में तो हो चुके हैं, अब तुम धीरे धीरे करके गायब हो जाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें रिग्रेट हो, पर अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जहाँ अचानक से हम देखते हैं दूसरी तरफ हमारी जो लीड हीरोइन रहती है वो अपने पापा का वीडियो देख रही होती है, जहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आज मैं तुम्हारे हमेशा साथ दूंगा और मैं हमेशा देखूंगा, तुम जैसी बड़ी होंगी ना हर एक फेस्टिवल में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब वो रो रही होती है तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुम लोग तो 1 मिनट के लिए भी अलग नहीं रह सकती। अब उसका आंसू वो जल्दी से हाथ में पकड़ के डीमन पहुंच जाता है, तो वहाँ पर जाओ जल्दी से उसे गले लगाकर कहती है कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के मत जाना, कभी मत जाना। जहाँ पर वो कहता है कि हाँ मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। तभी उसकी नज़र पड़ती है उसके फादर के फोटो के वीडियो की तरफ, जहाँ उसे फ्लैशबैक याद आ जाता है कि कैसे उसके फादर को उसने कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करो, कैसे उसके फादर बेग कर रहे थे कि मेरी डॉटर का ध्यान रखना प्लीज़, उसका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जहाँ पर फ्लैशबैक एंड हो जाता है और जाओ कहती है कि प्लीज़ मुझे कभी भी छोड़ के तुम मत जाना, तुम यहीं पर रहोगे ना। वहाँ पर डीमन कहता है कि हाँ मैं कहीं भी नहीं जा रहा, मैं यहीं पर हूँ और तुम अब ज़्यादा सोचना बंद करो, इतना ओवरथिंक आखिर क्यों ही कर रही हो, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं रात भर यहीं पर हूँ। जहाँ पर उसके सोने तक वो वहीं पर रहता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि हमारे अंकल जो है वो ग्रैंडमदर से हॉस्पिटल में मिलने आते हैं। ग्रैंडमदर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो बहुत ज़्यादा बीमार है। जहाँ पर अंकल कहते हैं कि ठीक है उठ जाओ और अब पानी पी लो, अब तुम्हें सारी बात पता ही है कि कंपनी में क्या चल रहा है, तो क्यों ना तुम मेरी मदद कर लो, बड़े भैया ने तुम्हें कुछ ना कुछ पैसे तो ज़रूर दिए होंगे, क्यों ना ऐसा करो कि तुम सारे पैसे मुझे दे दो। जहाँ पर वो कहती है कि नहीं आखिर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जहाँ पर वही अचानक जो आकर कहती है कि वाह ऐसे माँ बेटा का प्यार तो मैंने कहीं भी नहीं देखा, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ड्रामा देख रही हूँ। इसके बाद वो कुछ पैसों का इंतजाम कर देती है, जहाँ पर वो कहती है कि ये मैंने अंकल के लिए लाए हैं, अंकल थोड़ा सा सोच समझ के करना, क्योंकि जिससे आपने पैसे लिए हैं ना वो आपको तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ इसे साइन कर लेना। जहाँ पर ये बोलकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ अंकल ग्रैंडमदर को कहते हैं कि अगर तुम इतनी ही ज्यादा सिक हो ना तो प्लीज जल्दी से ठीक हो जाना। जिसके बाद वो इतना ज्यादा प्रेशर डालते हैं उनके कंधे पे कि ग्रैंडमदर को बहुत ज्यादा पेन होने लग जाती है। जहाँ अंकल अपने घर में जाते हैं और वो फॉर्म जो दिया होता है जाओ ने उस पर अपनी सिग्नेचर कर देते हैं। सिग्नेचर करने के बाद अपना स्टैम्प भी लगाते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि तुम मुझे इंतजार कर रही हो ना कि मैं डूब जाऊंगा, पर ऐसा कभी होगा ही नहीं। जहाँ पर वो एक प्लान बनाते हैं कि कैसे भी करके अब मुझे जाओ को रास्ते से हटाना पड़ेगा। जहाँ वो अपने बटलर को कहते हैं कि कुछ भी करो पर इसे रास्ते से हटाने के लिए कोई ना कोई इंतजाम करो, कोई ऐसे इंसान को ढूंढो जो इससे डील कर पाए, जाओ जाके जल्दी करो, क्योंकि ये याद रखना अगर मैं जीऊंगा तो तुम जियोगे, अगर मैं गया तो मेरे साथ साथ तुम भी गए। जिसके बाद उसका बटलर जल्दी से हेड डाउन करके हाँ बोल के वहां से निकल जाता है। अंकल अकेले टहल रहे होते हैं, वही हमारा डीमन अचानक से आकर उन्हें वहां से गायब करके टेरेस पर लेके चला जाता है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम होता है। अंकल कहते हैं कि आखिर तुम हो कौन और ये सब क्या कर रहे हो, जहाँ पर ये सब जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ऐसा हमारा डीमन कहता है। जहाँ पर अंकल को वो जल्दी से फेंक कर नीचे कहता है कि तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। जिसके बाद अंकल के आगे अचानक से एक पेपर और पेन होता है। ये और कोई नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स होते हैं जो डीमन के साथ डील साइन करने में लगते हैं। जहाँ पर डीमन कहता है कि जल्दी से इसे साइन करो, तो जल्दी से बिना कुछ कहे उस पर साइन कर देते हैं। जहाँ डीमन कहता है कि तुम्हारे पास 3 दिन है, 3 दिन के बाद तुम खुद को पुलिस के हवाले कर देना। जहाँ पर अंकल मना कर देते हैं कि जांगजो और मैं फैमिली है वो ऐसा नहीं करेगी, तो वहाँ पर डीमन कहता है कि 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। जहाँ पर ये सब देखकर अंकल को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारी जाओ है वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देती है। जाओ अब डीमन को कहती है कि थैंक यू, मेरा जो भी काम था वो तुम्हारी वजह से हो गया, मैंने अपना रिवेंज भी ऑलमोस्ट ले ही लिया है और अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जहाँ पर डीमन कहता है कि अच्छा तो इसके लिए तुम मुझे थैंक यू कैसे बोलने वाली हो। वो डीमन को किचन में लेके चली जाती है और कप नूडल्स को अपने मैजिक से जल्दी से वो बना के मांगती है और वो जैसे ही ओपन करती है वो कहती है कि अच्छा अब बन तो क्या है, पर इसे तुम खाओगे कैसे, तुम तो खा नहीं सकते ना ह्यूमन फूड। पर वहाँ पर वो जल्दी से एक बड़ा सा नूडल्स लेता है और वो खाने की कोशिश करता है। एक तरफ से नूडल्स हमारे डीमन खा रहा होता है तो वही दूसरी एंड पे जल्दी से जो वो नूडल्स को ले लेती है और दोनों एक ही नूडल्स खा रहे होते हैं। जहाँ पर थोड़ा रोमांस भी हमें दिखाई देता है और जो और डीमन हमारे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। जो कहती है कि सेक्रेटरी लीन मेरा जो बॉडीगार्ड है उसे अब आराम करने की जरूरत है, उसे परेशान
परेशान मत करना। दूसरी तरफ जल्दी से वो अपनी ग्रैंड मदर को मिलने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है, जहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर ने खास उसे मिलने के लिए बुलाया होता है, जहाँ वो जल्दी से एज अ प्रूफ की तरह एक पेन ड्राइव जो है वो जो को दे देती है, ये कहकर कि अभी तुम ही हो जो मुझे बचा सकती हो। जहाँ पर जो कहती है कि आखिर ये पेन ड्राइव में ऐसा क्या है, तो वह ग्रैंड मदर कहती है कि ये कन्फेशन जो है वो इनफ होगा तुम्हारे अंकल को जेल भिजवाने के लिए। जब जब भी वो ऐसी हरकतें करते थे वैसे ही मैं रिकॉर्ड कर लेती थी, तो ये अच्छा होगा, और अगर मुझे सर्वाइव करना है तो उससे तो मुझे जल्दी से जेल भेजना ही पड़ेगा। जहाँ जाओ कहती है कि आखिर तुम ये सब क्यों ही कर रही हो, तो वहाँ पर ग्रैंड मदर कहती है कि प्लीज़ मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मैं कहीं दूर जाके रह लूँगी किसी गाँव में। बिल्कुल अपने पापा जैसी हो, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक करती हो अगर किसी को डिसलाइक करना है, और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा ग्रीडी हूँ, मैं बहुत लालची हूँ, मुझे पता है, पर तुम ये सब ज़रूर समझोगी, है ना। इस रिकॉर्डिंग को एक बार देख लो, ये तुम्हारी बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, अब तो तुम दे सकती हो। जहाँ अगले दिन हम देखते हैं कि जाओ के पास अब सब कुछ होता है, तो वो कहती है कि जाए हिलन जो उसकी ग्रैंड मदर होती है उसे जल्दी से यहाँ से भेज दो। अब हमें इंतजार है तो सिर्फ अंकल के उस जाल में फंसने का, क्योंकि अब तो हमारे पास प्रूफ भी है उन्हें वापस भेजने का जेल में। अब मेरा रिवेंज फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। ये सब बोलकर उसे उसका जो डीमन है उसकी याद आती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, तो अब वो भी चला जाएगा। उसके फादर के फोटो फ्रेम के पीछे भी एक रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है, और ये रिकॉर्डिंग डिवाइस का जो कंट्रोलर होता है वो अंकल के हाथ होता है, जहाँ पर अंकल ये सारी बातें सुन लेते हैं। अब उन्हें पता होता है कि क्या किसके साथ प्लानिंग करने वाले हैं ये लोग, जहाँ पर उनका अब बहुत गुस्सा जो है वो बढ़ जाता है। वो सोचते हैं कि जाओ तुम जो भी ये सब कर रही हो ना, ये मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जहाँ दूसरी तरफ हमारा डीमन और हमारी प्यारी से हीरोइन बैठी होती है, जहाँ हमारी हीरोइन बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने मेरी सारी इच्छाएं जो है वो पूरी कर दी। जहाँ पर डीमन के साथ अब वो थोड़ा सा कंफर्टेबल पेस पे होती है, जहाँ डीमन का ध्यान नहीं होता, तो वो जल्दी से उसका हाथ खींच कर कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात कर रही हूँ। हमारा प्यारा सा डीमन हमें एक फ्लैशबैक में लेके जाता है, जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका आज बर्थडे होता है। वो अकेले ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि हमारी जाओ रहती है, जो खुद को ही बर्थडे का सॉन्ग विश करती है। हाँ, हमारा डीमन आता है, जाओ उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम कौन हो। जहाँ पर वो कहता है कि कोई नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए बर्थडे का गिफ्ट लाया हूँ। जहाँ पर उससे पता चलता है कि अच्छा ऐसे बर्थडे मनाया जाता है, मुझे तो पता ही नहीं था। जिसके बाद वो उसके सामने नील डाउन करके उसे एक फ्लावर का बुके देता है और कहता है कि हाँ, बर्थडेज जो है ना वो ऐसे ही मनाते हैं। जहाँ पर जाओ फाइनली उसका जो फेस है वो देख लेती है। अब वो दोनों अपना अच्छे से बर्थडे मना रहे होते हैं, जहाँ उसने उसके डैड को प्रॉमिस किया रहता है कि वो जाओ का ध्यान रखेगा। वो जल्दी से बुके ले लेती है और उसे थैंक यू बोलकर कहती है, अभी तो मेरे पास कोई विश नहीं है, पर क्या तुम मेरी सारी विशेस पूरी कर दोगे? अगर मेरे पास विश होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि डीमन उससे उसकी विश पूछता है। जहाँ पर फ्लैशबैक एंड हो जाता है, वहाँ पर जो हमारा डीमन है वो अभी भी स्माइल कर रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम जब बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारी सारी विशेस जो है वो मैं पूरी करूंगा। अब ये फ्लैशबैक एंड होते हैं, साथ ही हमारी जो जाओ है वो कहती है कि मेरी सारी ही विशेस जितनी भी थी अब वो सारी ही पूरी हो चुकी है। जहाँ पर हमारा डीमन कहता है कि नहीं, अगर तुम्हारा कोई और भी विशेस होगा तो मुझे बता दो, मैं पूरी कर दूंगा, अगर कोई और डिजायर होगा रिवेंज का। जहाँ पर जाओ कहती है कि मेरी सारी इच्छाएं तो पूरी हो गई है, बस एक आखिरी इच्छा है जो मेरी पूरी होने की बाकी है। क्या मैं यहाँ पर आज तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, या तुम यहाँ पर रह सकते हो? जहाँ पर डीमन हमारा मान जाता है, वहीं पर वो उससे अपने प्यार का कन्फेशन कर देती है। जिसके बाद जल्दी से वो लोग अपने प्यार की फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और वहाँ पर ही हमारी जो जाओ है वो और हमारा डीमन थोड़े रोमांटिक हो जाते हैं, जहाँ पर वो अब बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़ता और जल्दी से उसे किस करने की कोशिश करता है। ये दोनों भी अपने किसिंग सीन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हैं, जहाँ पर जल्दी से ये सब वो अपने रूम में भी लेके चले जाता है, जल्दी से उसे कैरी करके। जहाँ अगली सुबह में दिखाया जाता है कि हमारी जाओ जो है वो उसके फेस को ट्रेस कर रही होती है, जहाँ पर अचानक से हमारा जो डीमन है उसकी आंखें खुल जाती है। वहाँ पर जाओ कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुमने इतने देर तक खुद को कंट्रोल कैसे रखा। जब उसे याद आता है कि उसकी आंखें खुल चुकी है, वो जल्दी से शर्माते हुए उस बेड से जल्दी से टॉवेल लपेट कर और जो भी वो ब्लैंकेट होती है वो लपेट कर वहाँ से निकल जाती है भागकर। ये सब देखकर हमारा जो डीमन है वो सोचता है कि आखिर से हो क्या गया है, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, आखिर ये क्यों भाग गई। जहाँ पर हमारी जो जाओ है वो उस रिंग को घूरते रहती है, वो रिंग जो है वो डीमन से कनेक्टेड होती है। डीमन जल्दी से एक उसके लिए कॉफी बना के उसके सामने पेश करते हुए कहता है कि आखिर तुम क्या सोच रही हो। जहाँ पर जाओ कुछ नहीं कहती, जल्दी से अपना कॉफी का कप लेकर उसे खत्म करने में लग जाती है। अभी भी थोड़ा सा ऑकवर्डनेस हमें देखने के लिए मिलता है। वहीं उसे एक फोन कॉल आ जाती है सेक्रेटरी लीन से। इस न्यूज़ को सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। जहाँ पर डीमन पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, तो जाओ उसे बताती है कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो अब नहीं रही, पता नहीं कैसे हो गया, बट ये सब हो गया है। जहाँ पर अब ये सब बात सुनने के बाद हमारा डीमन कहता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। जिसके बाद जाओ कहती है कि जब पुलिस स्टेशन में जा रहे थे तभी ये सब हुआ, अब हमें वो बटलर की ज़रूरत है, हमें उसे जल्दी से ढूंढकर पुलिस स्टेशन पहुंचाना होगा। जहाँ जल्दी से हमारा डीमन
डीमन उसका मैजिक का इस्तेमाल करके उस बटलर को ढूंढने की कोशिश करता है, जहाँ पर फाइनली उसे बटलर की लोकेशन मिल जाती है, जो एक सुनसान सा अबैंडन सा प्लेस होता है कंस्ट्रक्शन का। वहाँ पर कुछ गुंडे उसके पीछे पड़े होते हैं, जहाँ उसे वार्निंग मिलती है कि तुम हिलो मत वरना मैं तुम्हें जल्दी से पुलिस स्टेशन के पास पहुंचा दूंगा। जहाँ पर डीमन कहता है कि ठीक है चलो हमें चलना है। वो जाओ का हाथ पकड़ के उसे मैजिक से लेके जाने की कोशिश करता है, फिर वही वहाँ पर वो बेहोश हो जाता है। जहाँ पर जाओ जल्दी से उसे लेकर उसे सुला देती है, तो तब उसका फ्रेंड आकर कहता है कि इसके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, अब हमें एक ही दिन बाकी है, हमें जल्दी से ये सब ठीक करना पड़ेगा। जहाँ पर जाओ को उसके बचपन की सारी यादें जो है वो याद आ जाती है कि हमारा डीमन मैजिक से उसे सारी ही बातें याद दिला देता है। वो बताता है कि बचपन से ही वहाँ पर सिर्फ तुम और मैं थे, और हमारी फेट, हमारा जो नसीब था वो तो मिलना ही था, क्योंकि हम दोनों डेस्टिनी में लिखे हुए थे। जहाँ पर ये सारी ही बातें अब एक एक करके उसे वो सारे सिनेरियो याद आते हैं जहाँ पर डीमन ने उसकी मदद की थी और हर एक इच्छा को वो उसकी पूरी करना चाहता था। अब उसे जाकर समझ आया है कि आखिर की डीमन जो है उसके साथ बचपन से ही उसका ख्याल रख रहा था, पर कभी भी उसके सामने नहीं आया था। जहाँ पर अब फाइनली उसकी विश पूरी हो चुकी होती है, जहाँ पर हमारा डीमन आंखें खोलता है और वहाँ पर अपने मैजिक से उसे उसके फादर की जो लास्ट ग्लिम्स होते हैं वो दिखाने की कोशिश करता है। जहाँ पर जाओ कहती है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम कभी उठोगे ही नहीं, पर ये तो अच्छी बात है, और तुम्हें पता है कि मेरी सारी विशेष जो है ना वो ट्रू हो गई है। जो बटलर था ना उसे पुलिस स्टेशन में पता नहीं कैसे पर किसी ने तो लेके चले गए हैं, जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। जहाँ पर वो कहती है कि फेथ ने ना हम दोनों को चेंज करके रखा है। जहाँ पर अब जल्दी से डीमन कहता है कि वहाँ पे हमेशा हम दोनों ही थे, हमेशा हम दोनों रहते हैं। जहाँ पर अब वो मैजिक से जल्दी से उसके फादर का जो लास्ट कॉन्वर्जेशन था उसके लिए वो दिखाते हैं, जहाँ पर हमारी जाओ जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसके फादर जो है वो डीमन से मदद मांग रहे थे कि उसकी मदद करने के लिए, उसकी बेटी का हमेशा ध्यान रखने के लिए, और जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसका लव ऑफ द लाइफ होगा तो उसका भी ध्यान रखने के लिए। जहाँ ये सब वो दिखाता है तो हमारी जाओ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर फाइनली वो लोग स्टेप लेते हैं कि अब समय आ चुका है हमारा रिवेंज जो है वो पूरा करने का। जहाँ अचानक से डीमन का हाथ जो है वो छूट जाता है और हमें पता चलता है कि डीमन का जो बचा हुआ समय था वो भी खत्म हो चुका रहता है। जहाँ पर जाओ बहुत उसे उठाने की कोशिश करती है कि डीमन तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, आखिर तुम उठो ना, तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे नहीं जा सकते। जहाँ पर हमें अचानक से जो डीमन है वो एक सपने में लेके चला जाता है, जो एक रियलिटी होती है, जहाँ पर वो लोग फाइनल बैटल जो है वो उसका खेलने वाले होते हैं, जहाँ पर वो अंकल होते हैं। जहाँ पर अंकल की सारे ही प्लान अब उनके सामने होते हैं। जाओ आकर कहती है कि अंकल आपका प्लान जो है वो तो सक्सेस होने से रहा, आपने मुझे हटाने की कोशिश की, पर देखो ना आप यहाँ पर मेरे सामने ही खड़े हो और मुझे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आप स्मार्ट तो हो चुके हो पर मुझसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं बन पाए। जहाँ पर अंकल सिर्फ हंसकर कहते हैं कि इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, अब तो तुम्हारा टाइम आ गया है और आखिर अब तुम्हें मुझसे कौन नहीं बचाएगा। जहाँ पर अब जाओ कहती है कि अच्छा तुम फिर से ड्रीम कर रहे हो ना कि मुझसे जीत सकते हो, पर ये तुम्हारा सपना ही रह जाएगा, क्योंकि मुझसे तो तुम कभी भी इस ज़माने में जीत नहीं पाओगे, इसके लिए तो तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। जहाँ पर अब उसके अंकल कन्फेस करते हैं कि जैसे तुम्हारे पापा को रास्ते से हटाया था ना वैसे ही तुम्हें भी हटा दूंगा, इसमें क्या ही मुश्किल होगी, क्योंकि वैसे भी उसने वो सारी चीज़ें चुरा ली जो मेरी थी और अब तुम भी वही हरकत करी हो, मेरी चीज़ें कोई नहीं चुरा सकता, इसलिए तुम्हें मैं वापस भेज रहा हूँ। जहाँ जल्दी से उसका बॉडीगार्ड आकर उसे बचा लेता है। जहाँ पर जाओ चिल्लाती है कि नहीं प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, बिल्कुल कुछ मत करना। जहाँ उनकी लड़ाई हो जाती है और वो लोग इतना ज़्यादा लड़ाई कर रहे होते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा रहता है कि कौन किसकी तरफ है। जहाँ पर जल्दी से उसका बॉडीगार्ड अंकल के हाथ को फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से उनकी लड़ाई बीच में रुक जाती है। जहाँ पर हमारा डीमन बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है, पर वो वक्त को 2 मिनट के लिए रोक लेता है और वक्त को रोकने के बाद जाओ को वहाँ से गायब कर देता है, जिसकी वजह से अंकल जो हमला करने वाले रहते हैं वो उसके साथी पे करते हैं, जिसके बाद वो जाने की कोशिश करते हैं, पर उसका साथी रिवेंज ले लेता है उनसे और वो उसी की बात दोहराता है कि तुमने कहा था ना कि मैं जिंदा रहूंगा तो तुम जिंदा रहोगे, मैं नहीं रहूंगा तो तुम भी नहीं रहोगे। और ये कहते साथ ही वहाँ पर अंकल भी पहुंच जाते हैं, स्वर्गवासी बन जाते हैं। जिसके बाद जाओ अभी भी रो रही होती है क्योंकि उसका डीमन जो है वो गायब हो जाता है। जहाँ पर सेक्रेटरी लीन आकर ये सब देखते हैं तो बटलर वांग है उसे पुलिस ने पकड़ लिया है और ऊपर से तुम्हारे अंकल भी अब नहीं रहे और ये लड़ाई, तुम्हारा जो रिवेंज था वो यहीं पर खत्म हो जाता है। अब उसकी हालत देखकर सेक्रेटरी लीन और कोई कमेंट नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ से जाने का डिसीजन ले लेते हैं। जहाँ पर जाओ रो रही होती है कि उसका डीमन उससे अलग हो गया, वही उसका बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है उसके हाथ की तरफ, जो डीमन से उसकी जो रिंग्स थी वो कनेक्टेड थी और वो रिंग्स भी डीमन के जाने के बाद गायब हो जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। जहाँ पर हर एक चीज़ की तरफ वो जाती है, वो ढूंढने की कोशिश करती है एक क्लू को कि कहीं ना कहीं से मेरा जो डीमन है वो वापस आ जाएगा, पर जो फेरीमैन होता है वो तो वापस आने का नाम ही नहीं लेता। जहाँ ऐसे ही ढूंढने के चक्कर में बहुत दिन गुजर जाते हैं, जहाँ पर अब जाओ जो है वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट महसूस करती है कि उसे कभी डीमन ने बताया ही नहीं कि उसके साथ क्या चल रहा था। जहाँ अचानक से एक रोशनी की किरण आती है,
हम वहाँ से देखते हैं कि जो जाओ है वो अभी भी कुछ रिंग्स को लेके अपने पास बैठी होती है। अब जो उसकी वो रिंग्स होती है वो ब्लैक कलर की होती है। अब वो ब्लैक कैसे होती है? वो ऐसे ही कि वो अभी डीमन जो है वो जा चुका है और उसकी वजह से उसकी जो रिंग है वो ब्लैक हो जाती है। अब जो रिंग उसके पास पहले थी वो तो गायब हो चुकी होती है और जो बची होती है उसमें सारी की सारी बस डीमन की यादें होती है, जहाँ वो बार बार उसे याद कर रही होती है और उसे वही मोमेंट्स याद आते हैं। हाँ, जाओ कहती है कि मेरी आखिरी विश तो तुमने पूरी करी ही नहीं। मेरी आखिरी विश यही थी कि तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहना। जहाँ पर वो अपने विश को बार बार याद कर रही होती है, पर तब भी जब वो आंखें खोलती है तो उसे हमारा डीमन कहीं पे भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। जहाँ पर डीमन की सारी यादें जो वो याद करती है वो हमेशा उसे यही दिलासा देता है कि चाहे कुछ भी हो जाएगा मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम जब जब रोगी मैं तब तक तुम्हारी मदद करने के लिए आऊँगा। जहाँ पर अब वो रो रो कर उसका हाल बुरा हो जाता है। वो वही रिंग फिर से अपने रिंग फिंगर में डालती है, जहाँ वो उसे बहुत ज़्यादा याद कर रही होती है। वो जल्दी से एक विश मांगती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो डीमन है वो वापस से आ जाए, जिसकी वजह से उसकी विश पूरी भी हो जाती है। क्योंकि कुछ दिनों के बाद उसकी डेथ हो जाती है, जहाँ पर जाओ की आखिरी इच्छा यही होती है कि वो डेमन से मिल जाए। जहाँ पर अब वो एक रिचुअल भी परफॉर्म करती है, जहाँ पर वो जो रहता है उसका फ्रेंड वो कहता है कि इसके बाद तुम कभी भी वापस नहीं आ पाओगी, इसके बाद तो तुम्हारी डेथ पक्की है। जिसके बाद जाओ डिसीजन ले लेती है कि कुछ भी हो जाए मैं मेरे डेमन से मिलकर रहूंगी। जिसके बाद वो रिचुअल परफॉर्म कर देती है, जहाँ पर रिचुअल के परफॉर्म होते साथ ही पूरा जो समय है वो वापस से घूम जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि सारी घड़ी की टाइमिंग्स भी क्लॉकवाइज जाने की जगह एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। जहाँ पर हमें फाइनली एक सीन दिखाया जाता है कि दोनों का फिर से बर्थ हो जाता है और दोनों को एक नॉर्मल जिंदगी मिलती है। जहाँ पर अब वो लोग फ्लाइट के थ्रू कहीं पर हनीमून के लिए जाते हुए, जहाँ पर अब जाओ कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर सकती, मेरे डॉक्टर ने मुझे मना किया है। जहाँ पर अब वो डीमन कहता है कि क्यों आखिर ऐसा क्या हो गया। जिसके बाद वो उसकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ दिखाती है उसे, जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो कहता है कि वाह मैं पापा बनने वाला हूँ, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। जिसके बाद वो उसे जल्दी से गले लगा लेता है। तो दोस्तों यही कहानी हमारी खत्म हो जाती है। आपको फेरीमैन और हमारी प्यारी सी जाओ की कहानी कैसी लगी, जिसकी शुरुआत हुई थी एक रिवेंज से जब वो उठती है अपने फ्यूनरल डे पर पता नहीं चलता कि कब उसके रास्ते जो है वो एक फेरीमैन से टकरा जाते हैं और ये रिवेंज की स्टोरी लव स्टोरी बन जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां सुनने का शौक है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं जल्दी से आऊँगी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी न्यू लव स्टोरी लेकर। तब तक के लिए भूलना मत कमेंट करना, और अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना भूलना मत। आपके कमेंट से ही मैं मोटिवेट होगी फिर से नया वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।